निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतर पाऊं। देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हम सब एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको सिरोधार्य होता है, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझकर लिया है, और पार्टी के निर्णयों पर हम खरे उतरने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम पर जिसकी चर्चा आज चारों ओर है। जी हां, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और रण में योद्धा कौन होंगे ये अब साफ हो गया है। पूरे देश की बात करें तो 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरे यानी 11 उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर 100% उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जो कुहासा छाया हुआ था, नामों को लेकर जो संशय था, दावेदारों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सारे अब खत्म हो गए हैं। 11 योद्धा तय हैं और इन योद्धाओं में वो नाम भी हैं जो कि पिछली बार विधानसभा की टिकट नहीं पा पाए थे, वो नाम भी हैं जो कि वर्तमान में सांसद हैं, वो नाम भी हैं जो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो मिला जुला एक समीकरण बनाकर 11 की 11 सीटें भाजपा के द्वारा घोषित कर दी गई हैं। क्या इसका असर होगा, किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच रखेंगे अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो 11 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और इन उम्मीदवारों में चौंकाने वाला नाम मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का है। रायपुर से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब भूमिका उनकी बदली हुई नजर आएगी। उनको टिकट मिलने के साथ ये सीट कंफर्म भी मानी जा रही है, क्योंकि अकेले उनकी सीट से करीब 60,000 वोटों की लीड उन्होंने दर्ज की थी। तो इस तरीके से लोकसभा में उनके दावेदारी को एक तरीके से सबसे मजबूत दावेदार उन्हें माना जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक विश्लेषण समझ लेते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। चंद्राकर जी, इस 11 सीटों के समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी ने जल्दबाजी कर दी है, लेकिन उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। 11 उम्मीदवारों को किस ढंग से आप देखते हैं? किस तरीके का चुनावी मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए मोहन जी, आज बीजेपी जो अपना लोकसभा के चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति का नियम है। और जो रायपुर नगर विधानसभा होता था, वहां सफर प्रारंभ किए तो 1990 से वहां से लेकर के रायपुर दक्षिण लगातार 8 बार विधायक, तो उनको अगर पार्टी प्रत्याशी बनाई है तो निश्चित वो डिजर्व करते हैं और उनको यह अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनका रिकॉर्ड बतला रहा है, वो बहुत सख्त कैंडिडेट हैं। दुर्ग में और बघेल जी को जिस तरह से दिया गया, भूपेश जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे, 5 टाइम में उनका वो घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किए। संतोष पांडे जी का निश्चित रूप से एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा। सिर्फ ये दोनों को प्रेरित किए हैं, बाकी नए हैं। 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है और खासकर जांजगीर में जो कमलेश को जो टिकट दी गई है वो काफी सक्रिय रहे हैं और सरेश पाटिल की अपना इम्पैक्ट छोड़ करके रखी है। सबसे चौंकाने वाला नाम है रूप कुमार चौधरी जी का महासमुंद से। अब वहां पर कांग्रेस किस तरह से अपना समीकरण बनाती है, किस तरह से अपना प्रत्याशी घोषित करती है, आप तरह यह कह सकते हैं कि 2 प्रत्याशियों को ही रिपीट किया गया, बाकी नए प्रत्याशी है, युवा है, अनुभवी है और साथ पार्टी के लिए एक अच्छा पार्लियामेंट्री हो सकते हैं ये लोग। ऐसा कुछ करके बीजेपी
अपना प्रत्याशी बनाई है मोहन। जो कि रायपुर से उम्मीदवार हैं, चौंकाने वाला नाम है। इसके अलावा जांजगीर में कमलेश जांगड़े का नाम आया, वो भी चौंकाने वाला नाम है। इसके अलावा चिंतामणि महाराज कांग्रेस में संसदीय सचिव की भूमिका में थे, पार्टी छोड़ी और आते ही उन्हें अब बीजेपी ने गले लगाते हुए टिकट भी दे दी है सरगुजा से, तो वो एक चौंकाने वाला नाम है। इस तरीके से समीकरण बनाकर बीजेपी मैदान में उतरी है। इसे कैसे चुनौती के रूप में कांग्रेस लेगी, इसकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। क्या ये चुनाव इतना टफ था? अपने मंत्री को भी आपने चुनावी मैदान में उतार दिया। वासु जी, किस तरीके से देखें इस पूरे टिकट वितरण को हम, और बीजेपी इसको लेकर कितनी आशान्वित है टिकट वितरण के बाद? सबसे पहले तो मोहन भैया, आपके टीवी 24 सभी दर्शकों को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं और कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इस पे आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, हमने सारे वर्गों को टिकट बांटा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं तो 195 में 28 महिलाएं हैं, 47 युवा हैं, 27 एसएससी है, 18 एसटी और 57 ओबीसी प्रत्याशी इस 195 टिकट में है। और छत्तीसगढ़ की बात कर ले हम, रायपुर से तो अजय योद्धा आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार 8 बार के विधायक हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी वो जमानत नहीं बचा पाएगा बृजमोहन जी के सामने, क्योंकि उनका चुनाव लड़ने का अलग ही तरीका है। और देखिए, लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो टिकट बाकी है हमारे पार्टी में, हम कोई ये नहीं देखते कि कोई सांसद है, विधायक है, मंत्री है। हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया कि इसको चुनाव लड़ना है तो वो कमल के छाप पे चुनाव लड़ता है और उसको लोग कार्यकर्ता जिताने के लिए लग जाते हैं। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, हमने तो प्रत्याशी घोषणा कर दी। कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, खोजने ले बड़े बड़े नेता इनके चुनाव लड़ने से मना करते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं पर भी टिक नहीं पाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाता में डालेगी। 11 की 11 सीटें जीतने की तैयारी है और इसीलिए हर उम्मीदवार को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में बीजेपी आंकती है। कांग्रेस का क्या आकलन है? कांग्रेस अभी टिकट वितरण के उलझन में उलझी हुई है, लेकिन सामने योद्धा तैयार हैं, तो उनका क्या आकलन है सुन लेते हैं अनिल चौहान जी से। चौहान जी, ये जो उम्मीदवार हैं काफी मजबूत लग रहे हैं। जिन सीटों में कांग्रेस को विधानसभा में बढ़त है, उन सीटों में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में कई उम्मीदवार उतारे गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे टिकट वितरण को आप? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों को टिकट बांटनी है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री तक की घोषणा में देखा होगा कि सिर्फ 1-2 लोगों की चलती है इनके यहाँ। पार्टी गौण है, व्यक्तिवादी राजनीति है, अधिनायक तंत्र पूरी तरह से घोषित हो गया है, तानाशाही इनकी पार्टी के अंदर भी है और पूरे देश में तो है ही है। सभी दलों को खत्म करो, सभी विचारधाराओं को खत्म करो, पत्रकारों की हत्या करवा दो, छापे मरवा दो, इस तरह की राजनीति देश में चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जल्दबाजी में घोषित किए हैं। दुर्ग से लड़ने वाला कोरबा आ रहा है, जो खुद चुनाव हार चुका है, वो बिलासपुर का प्रत्याशी है। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर जरूर उत्साह वासु शर्मा जी ने दिखाया है, तो ठीक है, उनके उत्साह का स्वागत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्वालियर जैसा भी सीन बनता है, गुना जैसा भी सीन बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 1.5 लाख वोट से चुनाव हार गए थे माधवराव सिंधिया जी से। तो ये चुनाव है, और जिस तरह से 2014 से तानाशाही चल रही है, वादा खिलाफी चल रही है, रोजगार है नहीं, महंगाई अपनी चरम पर है, लोकतांत्रिक मूल्यों का रोज हनन हो रहा है, तो जनता सवाल तो पूछेगी, कहां है 20 लाख आवास? 2022 तक हर गरीब को आवास मिलना था, कहां है? आपका अमृत काल और आपके अच्छे दिनों के वादे 15 लाख रुपए। जनता तो इन सब बातों को देख रही है ना। अब तो इनका हिंदू मुसलमान का कार्ड भी नहीं चलने वाला। दूसरी बात, वासु जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ सभी वर्गों को टिकट दिया गया है। आप बहुत बारीकी से देख लीजिए, इसमें सभी वर्ग शामिल नहीं है। ना ये अल्पसंख्यकों को कभी महत्व देते हैं, ना ये महिलाओं को कभी महत्व देते हैं। ये सिर्फ इनके डिक्टेटरशिप का कैसे दबदबा बना रहे, इसलिए किसी भी फ्यूज बल्ब को लाते हैं और उसको किसी दूसरे तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई तो है ही है, जिता लेंगे। इस तरह का जो उन्माद है भाजपा में, मैं ये समझता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में इनको महंगा पड़ने वाला है। चलिए, महंगा पड़ेगा कि नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार कब आएंगे, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस कब घोषित करेगी उम्मीदवार? देखिए मोहन जी, लगभग हमारे यहां सभी उम्मीदवार फाइनल हैं।
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसमें नाम रखे जाएंगे और उसके बाद बहुत जल्दी आपको प्रत्याशियों की सूची देखने को मिलेगी। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नीतिगत निर्णय ये होता है कि हम नीचे लेवल से नाम लेकर ऊपर तक जाते हैं और उसको सीसी को देते हैं। और पार्टी के जो चाहे वो बूथ के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, सभी का अपना महत्व है, उनके विचारों तक का महत्व है, उनके मत का महत्व है। तो पार्टी उस हिसाब से जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। चलिए, कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, लेकिन उनके यहाँ भी जरूर इस बात को लेकर चर्चा हो रही होगी कि बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार, तो उन्हें भी घोषित करना चाहिए। कुछ सवाल जो कांग्रेस भी उठा रही है और वो जायज भी लगते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को क्यों टिकट रायपुर से दिया गया। रायपुर ऐसी सीट है जहां से बीजेपी मजबूत है, किसी और उम्मीदवार को भी टिकट अगर मिल जाती तो वो भी जीत सकता था, लेकिन सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपने पत्ते को, तुरुप के एक्के को बीजेपी ने क्यों खेला होगा। चलते हैं, जान लेते हैं। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये क्या लगता है, रायपुर सीट सबसे मजबूत सीट, विधानसभा के परिणाम के लिहाज से भी मजबूत सीट, लेकिन सबसे मजबूत उम्मीदवार यही दिया है बीजेपी ने, क्या कारण मानते हैं? शहरी सीट में तो बीजेपी मजबूत मानी जाती है, फिर भी यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जो कि मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनको टिकट दे दिया गया है। अजय जी। अच्छा, देखिए मोहन जी, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ तस्वीरें बोलती। विधानसभा चुनाव में जब टिकट का वितरण हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी वो पूछे थे कि बृजमोहन जी कितने समय से विधायक हैं, तो ये उसी दिन लग रहा था, संकेत मिल रहा था कि मे भी हो सकता है बृजमोहन जी को लोकसभा चुनाव में एक जिम्मेदारी मिल सकती है, बिल्कुल, प्रत्याशी के रूप में। तो इस तरह से, और दूसरी बात है कि राजनीतिक में चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो डिजर्व करते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और सभी जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। रही बात बृजमोहन जी का, तो निश्चित रूप से उनका जो अभी तक का करियर रहा है उसमें वो जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में उनकी छवि है, लेकिन कांग्रेस किस तरह से इन सब 11 लोकसभा सीट जो आज बीजेपी घोषणा की है मोहन जी, जी, लेकिन अब मुझे लगता है कांग्रेस अगर सही प्रत्याशियों का चयन कर ली और कई समीकरणों को साध ली, तो वाजपेयी जी का जो ड्रीम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मोहन जी, और शायद आप वो सप्रे स्कूल में वाजपेयी जी 2 बार आए थे और दोनों बार जो बोले थे, एक क्लीन स्वीप की उनकी जो भावना थी, जो आज तक नहीं हुआ है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो क्लीन स्वीप कर पाएगी कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके बहुत अच्छा फाइट कर सकती है और हो सकता है कि अपने पुराने परफॉर्मेंस में और सुधार कर ले। ठीक है, अपने पुराने प्रदर्शन में यानी 9 सीट से ज्यादा की उम्मीद करें इस बार बीजेपी जी। बीजेपी मैं अभी नहीं कह सकता जब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आएगा और बहुत से समीकरण रहेंगे, उस समय नैरेटिव क्या रहेगा, लेकिन कांग्रेस सही प्रत्याशियों का चयन करती है तो वो भी अपने सीटों में वृद्धि कर सकती है और बीजेपी भी एक अच्छे से चुनाव लड़ती है। तो ये परिणाम के ऊपर अभी से भविष्यवाणी करना कठिन काम है मोहन जी। ठीक है, परिणाम के ऊपर अभी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन ओवरऑल बीजेपी की टिकटों को कैसे देखते हैं? क्या कोई असंतोष जैसी भी स्थितियां बन सकती है क्या टिकट वितरण के बाद, जो आमतौर पर पार्टियों में हमें देखने को मिलती है? बड़ा चौंकाने वाला नाम तो चिंतामणि महाराज जी का है, लेकिन पार्टी हाईकमान के निर्णय को आम कार्यकर्ता बीजेपी में या फिर अन्य पार्टियों में भी मानते हैं। कुछ समय तक मनमुटाव रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कहीं पर भी कोई असंतोष दिखाई देगा। छुटपुट तो दिखाई देता है, बीजेपी में भी टिकट वितरण के समय देखे थे, और कांग्रेस में तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, सब अपना विचार रखते हैं। लेकिन इन 11 सीटों में जो प्रत्याशियों का नाम चयन हुआ है
उससे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई असंतोष हो। आंतरिक असंतोष वो अलग बात हो सकती है, रूठना और उठाना, फिर मनाना, फिर पार्टी के हित के लिए सबको सक्रिय करना, ये संगठन किस तरह से इसको डायनामिक कर पाएगी, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल जिम्मेदारी भी है, केंद्र और राज्य दोनों को समन्वय करके इस चुनाव को जीतना होगा। उम्मीदवार सामने हैं, योद्धाओं ने कमर कस ली है, अब चुनाव के लिए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वासु जी, बार बार ये सवाल उठता है कि आप लोगों की सरकार यहाँ पर है, मजबूत है बीजेपी, सीटों की संख्या भी आपकी यहाँ ज्यादा है, उसके बावजूद आप लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में इस जल्दबाजी की वजह क्या है? देखिए मोहन भैया, देखिए जल्दबाजी की कोई बात नहीं, पार्टी का अपना अपना समीकरण होता है, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी के तहत पार्टियां टिकट बांटती है। अब छत्तीसगढ़ में लगा है कि 11 सीट देनी, तो 11 सीट डिक्लेयर है। पूरे देश में 195 जगह टिकट बांटी गई है, छत्तीसगढ़ में पूरी 11 की 11 सीट बांटी गई है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, निश्चित रूप से बात सही। देखिए, अगर अपन विधानसभा चुनाव को देखें तो कई सांसदों, कई मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। अभी आप मंत्री मोहन जी मंत्री, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कोई पार्टी पद पाने के लिए, हमारे देश नेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं हम लोग, देश सर्वोपरि है हमारे लिए। तो किसी भी कोई, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, उसको अगर पार्टी ने आदेश कर दिया कि आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है, तो वो हर्ष से स्वीकार करता है और मैदान में उतर जाता है। उसके पीछे पूरी पार्टी लग जाती है और निश्चित रूप से उसको जिताने का काम करती है। हम लोग के पास दो चीजें मोहन जी छत्तीसगढ़ में, मोदी की गारंटी है और विष्णु का सुशासन है यहाँ पे। और मोदी की गारंटी की बात आती है तो सत्ता के सेमीफाइनल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पर मुहर लगा दिया है कि ये मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की जनता ने माना है। और जब विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री बने तो उनका सुशासन देख लीजिए आप, 2 महीने में मोदी जी की गारंटी को लगभग पूरा करने का प्रयास उन्होंने किया है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं, पहले कैबिनेट में उन लोग 18 लाख आवास देने का काम किया जो कांग्रेस ने रोक रखा था। बकाया 2 साल का बोनस जो कांग्रेस 5 साल तक देंगे बोले थे, नहीं दे पाई, उसने देने का काम कर दिया। आज जो कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही थी, आज मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा कर दी। 12 मार्च को बकाया जो राशि है समर्थन मूल्य के बाद जितने 24 लाख किसानों ने जो धान बेचा है उसको बकाया राशि भी मिल जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए 70 लाख से ऊपर फॉर्म भर गए। इनके घोषणा पत्र में था 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 साल तक 5 रुपए नहीं दिया। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने। महिलाओं से छल कपट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन हमारी सरकार ने उसकी भी घोषणा की है, फॉर्म भरा है, बजट में प्रावधान किया है। और मार्च के महीने में माननीय विष्णु देसाई ने घोषणा की है महतारी वंदन योजना की भी राशि डीबीटी की माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। ठीक है, तो एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ मजबूत कैंडिडेट, इन दोनों के सहारे चुनावी नैया पार करने के लिए बीजेपी तैयार है। अनिल जी की ओर रुख कर लेते हैं। चौहान जी, दोनों चीजें होती हुई दिख रही है, जो स्ट्रेटेजी चाहिए, जो वादे पूरे करने वाली सरकार चाहिए, वो हो रहा है। ऐसे में आप लोगों के पास क्या बचेगा जिसके आधार पर आप लोग छत्तीसगढ़ जनता के पास जाएंगे? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, लाखों ट्रेनें छत्तीसगढ़ की रद्द कर दी गई, जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा जो छत्तीसगढ़ का रोका गया, चाहे बारदानों की कमी हो, चाहे दूसरी बात हो, मतलब छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद ने छत्तीसगढ़ के हित के लिए दिल्ली में कभी आवाज बुलंद नहीं की। इस बात का खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए इन लोगों ने 7 सांसदों की टिकट काट दी। जिन बृजमोहन अग्रवाल जी का एक गुणगान कर रहे हैं, इनको मंत्री को उतारना पड़ा। प्रत्याशियों का ऐसा टोटा है कि हमारे यहां से चिंतामणि महाराज गए, वो सरगुजा लड़ गए। दुर्ग से सरोज पांडे जी कोरबा आ गई। मतलब आज इस केमिस्ट्री को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। दूसरी बात जो वासु शर्मा जी कह रहे हैं, महतारी वंदन योजना में 80% महिलाओं के सपनों पे इन्होंने पानी फेर दिया। मोदी जी छत्तीसगढ़ की पावन माटी पे गारंटी देके गए थे कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा। मुश्किल से 20 लाख महिलाओं को नहीं मिलने वाला इसका लाभ। 80 लाख से 90 लाख महिलाएं वंचित हो गई। किसानों को 2 साल के जो ये बोनस की बात कर रहे हैं, इन्हीं का पाप था।
रमन सरकार में इन्होंने संकल्प पत्र ला के पैसा दिया और अब दिया तो खाते से किसानों के निकल नहीं रहा है। आप किसी भी किसान से भौतिक सत्यापन कर लीजिए, वो सिर्फ खाते में देखने के लिए पैसा निकलता नहीं है। मैं कम से कम 100 किसानों से बात कर चुका। अब रह गई बात किसकी, जो ये कह रहे हैं मोदी की गारंटी हमने लागू की, जो ये आवास की बात कर रहे हैं, एक हितग्राही का नाम मेरे को बता दें जिसको 1 रुपए मिला हो। कोरी घोषणाएं चल रही हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए एक वातावरण बनाने का प्रयास झूठे और खोखले वादों से 15 लाख की तरह के सपने हैं और अच्छे दिन की तरह सपने हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है, चाहे नफरत की बात हो, झूठे वादों की बात हो, चाहे इनके निष्क्रिय सांसदों की बात हो। तो और रह गया सवाल जो ये कह रहे हैं पार्टी का आदेश, कोई पार्टी वार्टी का आदेश नहीं है मोहन जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, अमित शाह जी, मोदी जी, ये जो दो कहते हैं वही पार्टी का संविधान है, वही पार्टी का आदेश है। कोई कोर कमेटी नहीं, कोई किसी प्रकार में किसी का अभिमत नहीं। आप देख लीजिए, संयुक्त मंचों पर देख लीजिए कि बाकी सबकी स्थिति कैसी रहती है। भाजपा के बड़े बड़े नेता भीगी बिल्ली बन के किनारे खड़े रहते हैं और किस तरह की तानाशाही चल रही है देश में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, वो सारा देश जानता है। तो देखिए, इस बार के परिणाम लोकतंत्र को बचाने के लिए होंगे। जनता इस बात को जान रही है कि हमको उत्तर कोरिया की तरह यहां किम जोंग पैदा नहीं करना है, हमको डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, हमको समरसता को जिंदा रखना है। हिंदुस्तान जिस भाईचारे और प्रेम के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान में जिस खुली कलम से रामधारी सिंह दिनकर से लेकर आज तक मोहन तिवारी तक पत्रकार और कवि लिखते आए हैं, वो माहौल बनाकर रखना है। कलबुर्गी और गौरी लंकेश की घटनाएं रिपीट नहीं करनी है। ईडी और सीबीआई मीडिया समूहों पे और विपक्ष को छिन्न भिन्न करके, विचारधाराओं को किल करके जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप देखिएगा कि ये जागरूक जनता, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो चाहे मोदी जी की हुकूमत हो, जब तानाशाही बढ़ती है तो उसका जवाब जरूर देती है। और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए इस बार देखिएगा वैसा ही मतदान होगा और इनको सबक मिलेगा। ठीक है, ये तो मुद्दे इन्होंने गिना दिए, आपकी खामियां गिना दी और इस आधार पर जीत का दावा कांग्रेस कर रही है। वासु जी फटाक से। ये उत्तर कोरिया की बात कर रहे थे, इनके को खुद गांधी परिवार के 2 लोग, आपने मोहन भैया यहां पर छत्तीसगढ़ में देखा होगा, 1 साल पहले जब मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो जिला अध्यक्ष का घोषणा राष्ट्रीय लेवल से होता है पत्र जारी करके, और ये पाठ पढ़ा रहे भारतीय जनता पार्टी को। और आपके प्रभारी बगैर प्रदेश, बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूं उसका आप जब सुन तो लीजिए। आपके प्रभारी बगैर प्रदेश अध्यक्ष से पुटे किसी को भी हटा देते हैं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष की हाल है। तो आप खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछालते। चौहान जी थोड़ा आप एनालिसिस कर लीजिए। गांधी परिवार को भारत देश की जनता ने 2004 में उत्तर कोरिया टाइप गांधी परिवार ने यहाँ पर देश को लूटने का काम किया, उसको 2014 में भारत की जनता ने हसरत क्या किया देखे, 10 साल मोदी जी का वीडियो से बाहर है। यही घमंड आप गांधी परिवार के अलावा कहीं सोच नहीं पाते, देश के लिए कुछ किए नहीं आप लोग। स्वीकार करें मोदी जी, कहिए उनको। ठीक है, चलिए इसका फैसला तो जनता कर देगी, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के विषय पर बात कर रहे हैं। तो अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि 2 सीटें आपके पास थी पिछली बार, कोरबा और बस्तर। इन सीटों में तो कम से कम कांग्रेस ये मान के चले कि इन्हें फिर से हासिल कर सकती है। वो इन सीटों में कैसे देखते हैं मुकाबले को आप? सरोज पांडे, ये सीटें तो ऑलरेडी हमारे पास है। कोरबा से आके सरोज पांडे जी यहां निर्णय नहीं बदल देंगी। जांजगीर में 8 विधानसभा हमने जीती है, जांजगीर में भी बहुत अच्छा वातावरण है। और बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से, जोगी कांग्रेस जो इनकी बी टीम है उसके कमजोर होने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा इन लोकसभा चुनावों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जो संदेश है, एक तरफ नफरत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, केंद्रीय एजेंसियों और संविधान और लोकतंत्र को दूषित करने वाले हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र के हिमायती हैं। तो जिस तरह का संदेश पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, चाहे आप हो, चाहे राकपा जो शरद पवार जी की अभी है वो हो, और जिस तरह से शिवसेना से लेके कई दलों को छिन्न भिन्न किया गया, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि जनता, आप देखिएगा कि सिर्फ हम 2 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। और छत्तीसगढ़ की जनता तो और ज्यादा प्रेम और समरसता की प्रतीक है, यहां इस तरह के उन्माद नहीं चलते। और आप देखिएगा कि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इनको सारे हेराफेरी का जवाब देगी, सारी नफरत। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अजय चंद्राकर जी प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्राकर जी, 2-9 की स्थिति थी पिछले बार, इस बार कांग्रेस को क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं, या बीजेपी के लिए क्या ज्यादा संभावना है इस बार छत्तीसगढ़ की? अब मोहन जी, अब ऑडियो अच्छा आ रहा है, कंसंट्रेशन भी बना जी। पहली बात तो यह है
कि कांग्रेस अगर अच्छे प्रत्याशियों का चयन करती है तो मेरा अनुभव कहता है दुर्ग में, कांकेर में, महासमुंद में, कोरबा में, जांजगीर में और सरगुजा में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल। प्रत्याशियों का चयन सही हो। दूसरी बात, यहां मोदी जी के नेतृत्व की बात आ रही है तो 2014 के चुनाव में मोहन जी 24% मतदान मोदी जी के नाम से हुआ था। 2019 में 33% हुआ था। अब यह है कि इंडिया गठबंधन में किस तरह से सामूहिक नेतृत्व के साथ वो आज जाते हैं या किसी को अपना प्रत्याशी खड़गे जी या XYZ किसी को भी वो घोषित करते हैं, ये भी डिपेंड करेगा मतदान व्यवहार को। अंत में प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस अच्छा करती है तो हो सकता है बहुत दिनों बाद लोकसभा चुनाव में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिले। ठीक है, विधानसभा चुनाव के परिणाम और जो स्थितियां बन रही है उसमें प्रतिस्पर्धा में कहीं कमी नहीं रहेगी, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 30 सेकंड है, वासु जी जल्दी अपनी बात कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से बाद में लड़ना है, पहले इंडिया गठबंधन से लड़ ले। देखिए, मणिपुर से यात्रा चालू हुई, बंगाल पहुंची तो टीएमसी ने किनारा कर लिया। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, असर क्या हुआ? देखिए, बगैर कोई इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इन लोग नहीं रख पा रहे हैं। आज तक इन लोग ये चयन नहीं कर पाए हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस को कोई पार्टी सीट नहीं देना चाह रही है आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित देश किया में था क्या? प्रधानमंत्री बना, लेकिन आप प्रधानमंत्री का चेहरा तो सामने रखिए कि आप छत्तीसगढ़ में आपने मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया था क्या? आपको प्रधानमंत्री चेहरा तो सामने रखिए आप पहले। चलिए, प्रधानमंत्री का चेहरा भी बड़ा असर करता है और वो चेहरे के आधार पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। हम इस पर नजर बना के रखेंगे कि कौन जीतता है, कौन हारता है। अब तो स्थितियां जो है, युद्ध एक तरीके से शुरू हो गया है, योद्धा मैदान में है। उम्मीद करेंगे कि जो मैदान में आएगा तो कैसे उनके बीच युद्ध होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में आज समय इतना ही है। हमारे साथ इस चर्चा में वासु शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और अनिल चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।